गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा एनुअल जनरल मीटिंग का काम। ठीक है ना। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि था हमारा टाइम लिमिट्स का, वो हमने खत्म कर दिया था। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपने एजीएम के बारे में पढ़ा कि भाई हर कंपनी को एक जनरल मीटिंग एक कैलेंडर ईयर में करवानी होती है जिसको हम एजीएम कहते हैं, और उसके लिए हमने टाइम लिमिट्स भी लिखी कि भाई कितने टाइम लिमिट में करवानी होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि सर एजीएम क्यों करवाएं, क्या जरूरत है एजीएम करवाने की। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने क्या करा, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी थी, उन्होंने एजीएम बुलाई, करा कुछ भी नहीं, बस एजीएम बुलाई, शेयर होल्डर्स आ गए, उनको रिफ्रेशमेंट खिलाई, समोसे वगैरह खिलाए, और 10 मिनट बाद एजीएम खत्म करके अपने अपने घर चले गए। खत्म हो गई। एजीएम बुलानी थी ना, आपने कहा था एजीएम बुलाओ, हमने बुला ली, खत्म हो गई बात। आपने थोड़ा कहा था क्यों बुलाओ। तो ना, क्या कोई एजीएम बुलाने का कोई ऑब्जेक्टिव भी है, क्या कोई पर्पस है कि एजीएम इसलिए बुलानी है, ये रेजोल्यूशंस पास करने हैं, ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करनी है। आंसर इज यस। बच्चों एजीएम बुलाने का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको मिनिमम 4 बिजनेसेस उस एजीएम में ट्रांजैक्ट करने होते हैं। कितने बिजनेस बताए मैंने? 4 बिजनेस, जिसको टेक्निकली बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो इतनी स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट्स हमें दी हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर कॉलिंग एजीएम? बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर एजीएम। क्यों बुलाते हैं हम एजीएम? समझना, मैंने आपको क्या बताया, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मिनिमम कितने रेजोल्यूशंस, कितने बिजनेस उस एजीएम में ट्रांजैक्ट करने हैं। टू ट्रांजैक्ट एटलीस्ट, लॉ कहता है जी, लॉ में करने का एटलीस्ट 4 काम तो आप लोग करोगे एजीएम में आकर। एटलीस्ट 4 बिजनेसेस के ऊपर डिस्कशन करा जाएगा। इन बिजनेसेस को समझना, बिजनेस यहां पे बिजनेस का मतलब है रेजोल्यूशन। 4 चीजों के ऊपर तो रेजोल्यूशन पास होंगे। यहां पे बिजनेस का क्या मतलब है? 4 रेजोल्यूशन, 4 चीजों पर, 4 ऑब्जेक्ट्स पर रेजोल्यूशन तो पास होंगे ही होंगे। टू एटलीस्ट 4 बिजनेसेस, दैट इज, जिन्हें हम बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलेंगे जिसे हम? टेक्निकली क्या बोलूंगा आगे से मैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो एजीएम बुलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या करना? 4 बिजनेस कंक्लूड करना। क्या करना? 4 बिजनेस कंक्लूड करना। समझना वो 4 बिजनेस लॉ मेकर ने क्या क्या बोले हैं। आप भी उस लॉ मेकर की बात से एग्री करोगे कि भाई जो उसने बोला है वो सही बोला है, ये तो होना ही चाहिए। भाई हर साल कंपनी बिजनेस कर रही है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रही है, तो भाई डायरेक्टर्स अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करें क्या, कि कंपनी ने पूरे साल क्या काम करा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए, और शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मेंबर्स को सबमिट करे और कहें भैया चेक कर लो, देख लो, सब कुछ बढ़िया है ना, सेटिस्फाइड हो हमारे काम से। क्या करना? टू कंसिडर एंड अडॉप्ट। क्या करना? टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन क्या आपका? बीएसपीएल। कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, देख लो, हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, इतना सब कुछ करा है, सब कुछ ठीक है ना, देख लो सब कुछ, ये हमारा खर्चा था, ये हमारे असेट से ए टू जेड सारी चीजें हम क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को रखेंगे, ले डाउन करेंगे एजीएम में। फिर मेंबर्स डिस्कस करेंगे, हाँ जी बात ठीक है, क्वेश्चंस पूछेंगे डायरेक्टर से, सर ये क्यों, सर ये क्यों, सर आपने ये क्यों नहीं किया, या आपने अच्छा काम किया, बट उसके बाद आप अडॉप्ट करोगे। क्या करोगे? अडॉप्ट। मतलब मेंबर्स कहेंगे हाँ जी हमें मंजूर है, ओके है, सब कुछ ओके है, फेयर है, एनफ है, हम लोग खुश हैं इन सब चीजों से। रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या कर पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन। एडॉप्शन का रेजोल्यूशन। किस चीज का रेजोल्यूशन? एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेजोल्यूशन। क्या बात समझ में आती? तो जल्दी बताओ, पहला, सबसे पहला बिजनेस बताओ जो आपको एजीएम में करना है, जो आपको रेजोल्यूशन एजीएम में पास करना है। टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बीएसपीएल। अच्छा, दूसरा काम जो आपको एजीएम में आके करना है, डिक्लेरेशन ऑफ, आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है तो वो भी डिक्लेयर किया जाता है कहां? एजीएम में। समझना
बच्चों दो चीजें होती हैं, हालांकि ये डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो डिविडेंड का पूरा प्रोसीजर है वो डिविडेंड चैप्टर में दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्या होता है। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड देना चाहते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वर्ड इज यूज्ड रिकमेंड, कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। अपने एजीएम के नोटिस में मेंशन करेंगे कि हम 10%, 20% या ₹1 या ₹2 तो भी अमाउंट, कि हम इतना डिविडेंड देने की सोच रहे हैं, रिकमेंड करने की सोच रहे हैं। फिर एजीएम आएगी, कंपनी के ओनर्स आएंगे, मतलब कंपनी के मेंबर्स आएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ जी डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो उसी एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करा जाएगा, यानी कि रिकमेंडेड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स इन एजीएम। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? फिर से, रिकमेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेयर्ड इन एजीएम बाय कंपनीज मेंबर्स। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, सी, तीसरा काम क्या करना है बच्चों? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, ये कॉन्सेप्ट सी पॉइंट को मैं यहां नहीं छेड़ रहा, ये डायरेक्टर्स चैप्टर में आएंगे। कॉन्सेप्ट होता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो वहां पर कुछ डायरेक्टर्स हर साल रिटायर होते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है, उनकी प्लेस में दूसरे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करी जाती है, तो वो भी एजीएम में होगी। क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आगे समझेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। तो ये भी काम आपको कहां करना है? एजीएम में, हर साल की एजीएम में ये काम होगा। और डी, आपको कंपनी के ऑडिटर्स अपॉइंट करने, क्या अपॉइंट करने? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी के जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, जो भी आप कंपनी के अंदर सीए या सीए फर्म को हायर करना चाहते हो, वो काम भी कहां होगा? एजीएम में होगा। ये बात समझ में आती है? तो आपको ये 4 बिजनेस एटलीस्ट, मैंने क्या बोला? एटलीस्ट, वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, फोकस इज एटलीस्ट। और इन बिजनेसेस को, इन 4 बिजनेसेस को टेक्निकली क्या बोलते हैं? टेक्निकली क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेसेस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेसेस। और इन ऑर्डिनरी बिजनेसेस को पास करने के लिए जो रेजोल्यूशन होता है, दैट इज सिंपल, वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन वोट्स इन अगेंस्ट। अच्छा, ये बिजनेस का वर्ड ना, ऑर्डिनरी बिजनेस का वर्ड आई गेस आप लोगों के सामने पहली बार यूज हुआ होगा, हालांकि ये आगे एक पूरा सेक्शन है इसके ऊपर, बट थोड़ा सा हिंट देना बनता है। अभी बिजनेसेस होते क्या है समझना, शॉर्ट में समझा रहा हूं बच्चों। लॉ मेकर ने 2 टाइप्स की कैटेगरी बांटी है फॉर बिजनेसेस, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। आप यहां पे बिजनेस को ना पढ़कर इसको सीधा पढ़ो, सीधा पढ़ो। क्या? ट्रांजैक्शंस, या कह लो आइटम्स, कि भैया कितने टाइप की आइटम्स होती हैं एक रेजोल्यूशन में, एक जनरल मीटिंग में पास करने के लिए। लॉ ने कहा जी 2 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। कितने टाइप्स के बिजनेस बताए मैंने? 2। एक का नाम तो आपको पता चल गया, ऑर्डिनरी बिजनेस, और ये सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? ओनली 4, ओनली 4, जो कि अभी आपने पढ़े। कहां पास होते हैं? एजीएम में। कैसे पास होते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। इसके बारे में तो सारी बातें पढ़ी। दूसरे होते हैं स्पेशल बिजनेस। अब लॉ ने स्पेशल बिजनेस को कैसे डिफाइन करा है समझना। लॉ मेकर ने सिंपल एक बात बोली है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी आइटम्स हैं, वो सारी स्पेशल बिजनेस में आती हैं। ऑल अदर बिजनेसेस, ऑल अदर बिजनेसेस, जो भी आप जनरल मीटिंग में डिसाइड करते हो, पास करते हो, ऑल अदर बिजनेसेस एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस को ओ भी लिख दूं, ऑर्डिनरी बिजनेसेस आर डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस, एस भी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। सर कुछ एग्जांपल बता दो। एग्जांपल देखो ना, आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहते हो, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर किस टाइप का बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस है। अच्छा, बोनस इश्यू करना चाहते हो, बोनस शेयर्स लाना चाहते हो, किस टाइप का बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस। आप इसोप लाना चाहते हो, आप स्वेट इक्विटी लाना चाहते हो,
ऐसे कितने मर्जी एग्जांपल्स लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। मैं कह रहा हूं कोई सा भी अदर बिजनेस जो जनरल मीटिंग में आएगा एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस विल बी डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, क्या स्पेशल बिजनेस को एजीएम में पास करा जा सकता है? हाँ, क्या दिक्कत है? चाहे इसे एजीएम में पास कर लो, और अगर एजीएम जा चुकी है अगली एजीएम का वेट नहीं कर सकते तो ईजीएम में पास कर लो भाई, क्या दिक्कत है? मैंने तो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया था वो एटलीस्ट करा था, ठीक है ना? क्या करा था? एटलीस्ट। मान लो इन चारों बिजनेस के अलावा आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहते हो या बोनस इशू करना चाहते हो तो नोटिस में पांचवा भी लिख देना कि भाई ये स्पेशल बिजनेस भी ट्रांसलेट। ऊपर हेडिंग डालोगे बेटा, क्या डालोगे? ऑर्डिनरी बिजनेस ये चार, नीचे स्पेशल बिजनेस प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहते हैं, बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं, वो भी मेंशन कर देना। क्या दिक्कत है? सब कुछ एजीएम में ट्रांसलेक्ट कर देना। अब ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चों, ये तो बिल्कुल बेवकूफी हो जाएगी कि इन चार के लिए तो एजीएम बुलाएं और हमें प्रेफरेंस और बोनस भी करना है इशू, उसके लिए नई ईजीएम बुलाएं करोड़ों रुपए खर्च करके। ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली चीज है ना। अच्छा, अब ना कई बार मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, कई बार बच्चे ना अपनी मर्जी से ही क्या करते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मिक्स कर देते हैं, स्पेशल बिजनेस के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन मिक्स कर देते हैं, दोनों को भाई बहन बना देते हैं। कहते हैं सर अब तो हमें पता चल गया ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास होगा और स्पेशल बिजनेस के साथ एसआर ही पास होगा। आपने तो लिखा, देखो आपने तो लिखा कि ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ ओआर पास करना है। अरे भाई, आप ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ ओआर पास करो, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर पास करना है, बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। बट स्पेशल बिजनेस ओआर से भी हो सकता है, एसआर से भी हो सकता है। ये हमें उसके प्रोविजन में देखना पड़ेगा, स्पेशल बिजनेस के प्रोविजन में देखना पड़ेगा क्या डिमांड है। जैसे आप जानते हो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहते हो, एसआर चाहिए। इसोप लाना चाहते हो, एसआर चाहिए। बोनस शेयर्स लाना चाहते हो, ओआर ही चाहिए सिर्फ। इसलिए इस कंफ्यूजन से प्लीज 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 दूर रहना। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, वो टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस आर टू: ordinary business, special business. Ordinary businesses are four, transacted at AGM. Resolution needs to be passed as OR. Special business are those business other than ordinary business can be passed at AGM, can be passed at EGM, may be passed by OR, may be passed by SR. क्या बात समझ में आती है? उस स्पेसिफिक सेक्शन में रिक्वायरमेंट दी होगी कि किस टाइप के रेजोल्यूशन से हमें पास करना है। ये एक छोटी सी हिंट थी बस बच्चों टाइप्स ऑफ बिजनेस की। फटाफट आप इसे देख लो। बाकी जब टाइप्स ऑफ बिजनेस का टॉपिक हम करेंगे तब ये चीजें और डिटेल में समझेंगे। मैंने आपको एक हिंट दे दी है, एक ओवरव्यू दे दिया। तो जल्दी आ जाओ वापस अपने एजीएम के टॉपिक पर। मेन जो हमारा टॉपिक चल रहा है एजीएम। तो मैंने क्या बोला, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजीएम क्या है कि आपको एटलीस्ट चार बिजनेसेस जिसको ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है वो करने हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड करना है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी है और ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट एंड उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना है। चलें आगे, चलें आगे। अच्छा, अब आप समझना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। हुआ क्या बच्चों, कंपनी ने इस साल बहुत ही बुरा परफॉर्म करा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत ही बुरा परफॉर्म करा है। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट धूल चाट रही है, कंपनी की बैलेंस शीट धूल चाट रही है, बिल्कुल रेड पीट दी है इस साल कंपनी के डायरेक्टर्स ने। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते यार एजीएम तो बुलानी है, एजीएम बुलाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखनी पड़ेंगी, अडॉप्ट करवानी पड़ेंगी, और जैसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखेंगे ना, इस बार तो हमारी पिटाई पक्की है, इस बार तो हमें गालियां पड़नी ही पड़नी है। आप ये मत सोचना एजीएम बहुत ही डेकोरम के साथ, बहुत ही मतलब एक प्रोफेशनल हाई लेवल मीटिंग होती है बच्चों। बहुत लीचड़पंथी वाली कभी कभार हरकतें हो जाती हैं एजीएम में, गाली गलौज, कुर्सियां फेंकना, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। शेयर होल्डर्स नहीं है सेटिस्फाइड भाई, वो सुनाएंगे ही आपको। तो वही बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं कि पता चले हमने एजीएम रखी, जैसे ही बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रखेंगे, पता चले कुछ शेयर होल्डर्स गुस्सा हो जाएं और हमें रगड़ दें, मारने पीटने लगे।
तो उन्होंने क्या सोचा, इसके लिए एक आइडिया निकाला। हम ना क्या करते हैं, कंपनी का मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस है लखनऊ में। कहां पे कंपनी, कहां पे सिचुएटेड है, लखनऊ में। और कंपनी मान लो एक लिस्टेड कंपनी है, थोड़े बहुत कंपनी के मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल मान लो 2000 मेंबर्स है कंपनी के, और सारे आसपास लखनऊ के हैं, लोकल मेंबर्स है, बिल्कुल लोकल मेंबर्स है। अब कंपनी सोचती है यार सारे मेंबर्स तो लखनऊ के ही हैं, ऐसा करते हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बेंगलोर में रख देते हैं और वहां चले जाएंगे। वहां तो कोई आएगा ही नहीं, अगर वहां पे 10 15 20 मेंबर्स आ भी गए तो उनसे निपट लेंगे, उनको जवाब दे देंगे। कम से कम मेजर मेंबर्स जो बेंगलोर में सिचुएटेड, जो लखनऊ में सिचुएटेड है, जो लाठी डंडे भी ला सकते हैं, उनको तो इग्नोर करेंगे। कौन लाखों रुपए खर्च करके बेंगलोर आएगा एजीएम अटेंड करने? नोटिस तो सबको दे देंगे, रख देंगे मीटिंग एजीएम बेंगलोर में, जो 15 20 50 शेयर होल्डर्स आएंगे उनसे निपट लेंगे। तो उन्होंने अपनी एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस लखनऊ में है, रख दी कहां? बेंगलोर में। बताओ इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? तो भैया लॉ मेकर ने कहा मैं पहले ही इन हरकतों से वाकिफ हूं, और उसने सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में फिक्स कर रखा है टाइम एंड प्लेस फॉर एजीएम। उसको पता है कि आप बहुत बड़े ढीठ हो, कंपनी के डायरेक्टर्स बहुत बड़े ढीठ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसने कंपनी की एजीएम करने के लिए टाइम और प्लेस पहले से तय कर लिया। अच्छा प्लेस का एग्जांपल तो पहले टाइम का समझना। क्या करते हैं ना, करनी तो लखनऊ में ही है, लखनऊ में करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं एजीएम का टाइम रखते हैं रात को 2 बजे। अब रात को भरी ठंड में 2 बजे कौन शेयर होल्डर आएगा, कौन मेंबर आएगा? जो मान लो 10 15 20 भूले भटके टपक भी गए, उनको संभाल लेंगे। तो लॉ ने पहले ही पकड़ लिया, लॉ ने कहा रुको हम बताते हैं तुम्हें, हम बताते हैं, ज्यादा समझदार मत बनो। तो लॉ मेकर ने कहा पहले तो प्लेस की बात सुन लो। एजीएम करवाने के लिए ना तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, कहां पे होगी? मस्ट बी कन्वेन्ड एट, समझना, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। उसने कहा लॉ मेकर ने बाहर में जाओ, तुम तो बेंगलोर जाने की सोच रहे थे, हम कह रहे हैं ऑफिस में करवानी पड़ेगी भैया। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि कंपनी का ऑफिस छोटा हो, इतना बड़ा ना हो, तो आप उसी कन्वेन्ड एट सेम सिटी, उसी सिटी में और टाउन और विलेज, सेम सिटी टाउन विलेज में कंडक्ट करवाओगे, बाहर नहीं जाओगे। मतलब लखनऊ में थे ना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में थे ना, लखनऊ में ही करवाओगे, लखनऊ में ही कोई ऑडिटोरियम देखो, कोई हॉल देखो और वहीं कंडक्ट करवाओ, ताकि सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स जो लोकल में भी हो वो आ सके। मेनली लोकल ही होते हैं, इसलिए आपको दूर नहीं जाने देंगे। कहां नहीं जाने देंगे? दूर नहीं जाने देंगे। प्लेस के लिए क्या फिक्स कर दिया? पहली प्रेफरेंस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सफिशिएंट नहीं है प्लेस, ठीक है, विद इन सेम सिटी टाउन एंड विलेज में ही कोई ऑडिटोरियम देखो, हॉल देखो और वहीं पे बुलाकर अपनी एजीएम को कंडक्ट करो। क्या बात समझ में आती है? अच्छा बताना, मैं आपको कहता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड है मुंबई में। बताओ एजीएम कहां करवाएगी? मुंबई में। बताना क्या पुणे में करवा सकती है, क्या नासिक में करवा सकती है, क्या दिल्ली में करवा सकती है? आंसर है मुंबई के अंदर ही, मुंबई के अंदर ही क्या होगी? उसकी एजीएम होगी। अच्छा, ऑब्रॉयज एक कंपनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, EIH लिमिटेड, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस है कलकत्ता में। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? कोलकाता में। जबकि मैं उनको बता देता हूं, आपको बता देता हूं, उनका जो मेन ऑफिस है ना वो दिल्ली में, मतलब मेन वर्किंग ऑफिस इज इन दिल्ली। उसके जो ओनर्स हैं PRS ओब्रॉय, विक्रम सिंह ओब्रॉय, वो सारे कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, निजामुद्दीन के पास रहते हैं। बट उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? कोलकाता में। ROC के पास जो ऑफिस रजिस्टर्ड है वो कहां है? कोलकाता में। सारे डायरेक्टर, सारे ऑफिसर्स कहां जाते हैं एजीएम करने? कोलकाता जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस वही है। क्या बात समझ में आती है? टाइम, लॉ ने बोला मस्ट बी,
लॉ ने बोला टाइम के लिए मस्ट बी हेल्ड ऑन must be held on any day except national holiday। लॉ कहता है जी किसी भी दिन करवा लो, बस नेशनल हॉलिडे वाले दिन मत करवाना। अब आप आई गेस आप लोग नेशनल हॉलिडे तो जानते ही होंगे कौन कौन से होते हैं। नेशनल हॉलिडे 3 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड आपका 2 अक्टूबर। ठीक है जी, सिर्फ 3 दिन को छोड़कर किसी भी दिन करवा सकते हो। अच्छा बताना, संडे करवा लो, सैटरडे करवा लो। भाई सैटरडे संडे आर नॉट नेशनल हॉलीडेज, दीज आर पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज नेशनल हॉलीडेज में कंफ्यूज मत होना। नेशनल हॉलीडे सिर्फ 3 दिन एक्सक्लूड करें, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। अच्छा बताना, दिवाली वाले दिन करवा लो भाई, मना नहीं करा। आप कंफ्यूज हो, मना नहीं करा। दिवाली इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। होली पे करवा लो भाई, मना नहीं करा, नेशनल हॉलीडे नहीं है वो। क्या बात समझ में आती है? सैटरडे भी करवा सकते हो, संडे भी करवा सकते हो, पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, दीज आर नॉट नेशनल हॉलीडेज। अच्छा, बी मस्ट बी हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, बिजनेस आवर्स होते हैं 9 AM to 6 PM। तो लॉ ने हर जगह से जकड़ लिया है आपको, लॉ ने हर जगह से जकड़ लिया है आपको। लॉ ने टाइम भी बता दिया है, प्लेस भी बता दिया है। अब इसी दायरे में रहकर आपको काम करना है। फटाफट बच्चों नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। तो ये हमारा टाइम एंड प्लेस हो गया, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव हो गया, अच्छा बताना, आपसे एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी के ऊपर। मैं कहता हूं जी कंपनी की मीटिंग स्टार्ट हुई 4 बजे और खिंचते 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 बज गए 8। बताना क्या अलाउड है? भाई लॉ मेकर ने क्या कहा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। मैं कह रहा हूं स्टार्ट तो हो गई 4 बजे, बट खिंचते 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 8 बज गए। अब रेजोल्यूशन बहुत सारे थे, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस थे और मान लो 6-7 स्पेशल बिजनेस भी डाले हुए थे। रेजोल्यूशन पास होते होते, रिफ्रेशमेंट्स खिलाते खिलाते 7-8 बज गए, 9 बज गए। अलाउड है? आंसर इज यस। यहां पर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स का मतलब स्टार्ट बिजनेस आवर्स में हो जानी चाहिए। क्या पता खत्म होते होते 8-9 बज जाए, वो अलाउड है, वो अलाउड है। क्या बात समझ में आती है? इट शुड बी कन्वेन्ड, इट शुड बी स्टार्टेड विद इन बिजनेस आवर्स। इट मे गो बियॉन्ड द बिजनेस आवर्स फॉर इट्स कंक्लूजन। खत्म होते होते हो सकता है बिजनेस आवर्स से एक्सटेंड हो जाए, दैट इज अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आती है? अगर बताना संडे को एजीएम करवाना चाहते हो, करवा सकते हो। यस, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, नॉट अ नेशनल हॉलीडे। चलें आगे, चलें बच्चों आगे। अच्छा बच्चों, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। 96 सबसेक्शन 2 की कुछ क्या है एक्सेप्शंस। लॉ मेकर ने इसकी कुछ एक्सेप्शंस दी हैं, कुछ ऐसे केसेस दी हैं जहां पे इस सबसेक्शन के रूल्स नहीं लगते, ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। समझना एक्सेप्शंस क्या है इस सेक्शन की। सबसे पहली एक्सेप्शन समझो, लॉ मेकर ने कहा पहले ओरली बता देता हूं। लॉ मेकर ने कहा है अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, कैसी कंपनी बताई मैंने? अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड नहीं, अनलिस्टेड कंपनी हो अगर आप, और अगर आपके सारे मेंबर्स 100% मेंबर्स कंसेंट दे दे राइटिंग में, तो आप अपनी एजीएम कहीं भी करवा सकते हो। क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ कैसी कंपनी?
इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, AGM कैन बी कन्वेन्ड एनीवेयर इन इंडिया इफ, कंडीशन याद रखना, इफ ऑल दी मेंबर्स, मैंने ऑल मेंबर्स बोला, अगर कंपनी में 1 लाख मेंबर्स हैं तो 1 लाख का रिटर्न कंसेंट चाहिए, 99,000 मेंबर्स हैं तो 99,000 का रिटर्न कंसेंट चाहिए, 10,000 है तो 10,000 का रिटर्न कंसेंट चाहिए, 10 मेंबर्स हैं तो 10 का रिटर्न कंसेंट चाहिए, सबका, ऑल दी मेंबर्स गिव रिटर्न कंसेंट फॉर इट। क्या बात समझ में आती है? तो आप अपनी एजीएम पूरे भारत में कहीं भी करवा सकते हो, कहीं भी करवा सकते हो, लद्दाख चले जाना, शिमला चले जाना, मनाली चले जाना, कहीं भी करवा सकते हो। क्या बात समझ में आती है? जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपने सेलोमन सेलोमन पढ़ा था, मान लो सेलोमन सेलोमन की कंपनी होती, अनलिस्टेड कंपनी थी, और मान लो सातों परिवार वाले तो मेंबर्स थे, प्लान कर रहे हैं चलो जी घूम के आएंगे, क्या कर सकते हैं, एजीएम कन्वेन करवाई, सातों से रिटर्न कंसेंट लिया कि हम तो एजीएम करने जा रहे हैं, और मान लो इंडिया आ गए घूमने, और अपना कंपनी के पैसों से जाने का खर्चा, कंपनी के पैसों से आने का खर्चा, होटल का खर्चा, सब कंपनी के पैसे को फूक रहे हैं। फूको भाई, ट्रिप हो गई, क्या करें, लॉ मेकर ने कहा है कर सकते हो सकता है ऐसा। अच्छा, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का यूज करके कुछ कंपनीज को इस सब सेक्शन से एग्जेम्प्ट कर दे। बताना कौन सी कंपनीज? एनी कंपनी, एनी कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर exempting to comply with सबसेक्शन 2। ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि आपको ये सबसेक्शन 2 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए डेट टाइम प्लेस एवरीथिंग हम डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का यूज करके कुछ कंपनीज को इस सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट से माफ कर दे। अच्छा, थर्ड थर्ड बच्चों, आपने कभी एडजर्न्ड मीटिंग का नाम सुना है? एडजर्न्ड मीटिंग का नाम सुना है? एडजर्न्ड मीटिंग क्या होती है? अगर ओरिजिनल मीटिंग नहीं हो पाई किसी भी वजह से, मान लो कोरम नहीं आया, कोरम मींस जितने मेंबर्स मिनिमम आने चाहिए थे वो नहीं आए, हम मीटिंग कर नहीं सकते, तो उसको एडजर्न करके अगले दिन, अगले हफ्ते में सेम डे पे सेम प्लेस पे ले जाना पड़ेगा। तो अगर पढ़ेंगे इस बारे में, एडजर्न मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, मैं इसे अभी बस एक हिंट दे रहा हूं कि अगर एडजर्न्ड एजीएम है तो वो नेशनल हॉलीडे पे भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? एडजर्न्ड एजीएम क्या होती है? एडजर्न्ड एजीएम आगे पढ़ेंगे। एडजर्न्ड एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे। ये 3 एक्सेप्शन हैं सब सेक्शन, ये 3 एक्सेप्शन हैं सब सेक्शन। जल्दी बताओ। देखो बच्चों, अब अगर मैं आपको एक पूरा टॉपिक बताऊं एजीएम के बारे में, एजीएम क्या होती है वो पढ़ लिया, एजीएम कितने टाइम में हो जानी चाहिए वो भी बताया लॉ मेकर ने, क्यों करवाओगे ऑब्जेक्टिव भी बताया एजीएम में लॉ मेकर ने, टाइम भी बताया किस टाइम करवाओगे, प्लेस भी बताई किस प्लेस में करवाओगे, सब कुछ तो लॉ मेकर ने बता दिया। आपको तो सिर्फ करवानी है, आपका काम सिर्फ अब करवाना रह गया। डिसीजन देखा जाए तो, आप देखा जाए तो दायरा तो पूरा लॉ मेकर ने बांध दिया, आपको तो बस उस दायरे में चलना है। कैसे शुरुआत करोगे? एक नोटिस भेजोगे 21 क्लियर डेज का, जो कि बैठ जाता कितना 22 से 24 दिन का। एक नोटिस जाएगा, डेट टाइम प्लेस फिक्स करी जाएगी, उस नोटिस में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे और अदर स्पेशल बिजनेस होंगे अगर रखना चाहते हो तो।
वो ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस के साथ पूरा एक नोटिस बनाकर 21 दिन पहले भेजेंगे। अब उस दिन पे पहुंच जाएंगे एजीएम वाले, सारे मेंबर्स आएंगे, एजीएम में अपने वो रेजोल्यूशंस पास करेंगे और एजीएम कंक्लूड हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? लॉ मेकर ने सारे रूल्स बता दिए जी, क्यों करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कहां करनी है। आपको तो सिर्फ करवाना है, अब एटलीस्ट करवा तो लेना। नहीं करवाओगे तो सेक्शन 99 बैठा ही है, वो फिर आपको बताएगा ना करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये हमारा सेक्शन 96, सेक्शन 96 का काम होता है खत्म। सेक्शन 96 का काम होता है खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, पावर ऑफ एनसीईआरटी टू कॉल एजीएम। एनसीईआरटी आई गेस आप लोगों को पता ही होगा, पता होना ही चाहिए। अंडर सेक्शन 97 क्या एनसीईआरटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जगह पहले कौन हुआ करता था? कंपनी एक्ट 1956 में होता था कंपनी लॉ बोर्ड। अब कंपनी लॉ बोर्ड को हमने राइट ऑफ कर दिया है और एनसीईआरटी उसकी जगह आ गया है। बताना क्या एनसीईआरटी भी एजीएम बुलवा सकता है और क्यों बुलवाएगा? समझना, मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर ओरली बता दे रहा हूं, अगर कंपनी ने अपनी एजीएम नहीं करवाई है, इफ कंपनी हैज नॉट कन्वेन्ड द एजीएम येट, और कंपनी का कोई मेंबर एप्लीकेशन लेके जाता है एनसीईआरटी के पास, एनसीईआरटी साहब सुनो हमारी बात, इस कंपनी ने अभी तक एजीएम नहीं करवाई है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर इशू करो कंपनी के अगेंस्ट में कि कंपनी अपनी एजीएम करवाए। क्या बात समझ में आती है? तो एनसीईआरटी के पास पावर है, ऑन रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ कंपनी, एनसीईआरटी मे इशू ऑर्डर टू कंडक्ट एजीएम। और वो अपने ऑर्डर में चाहे तो अपने ऑर्डर में लिख भी सकती है कहां करवानी है, कब करवानी है, कितने मेंबर्स की कोरम होनी चाहिए। वो चाहे तो एक मेंबर की भी कोरम बनवाकर एजीएम करवा दे, एक मेंबर की भी। क्या बात समझ में आती है? वो एनसीईआरटी की मर्जी है। क्या बोला मैंने? इफ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑन receipt of request from the member of company, from the member of company, NCLT may issue order for convening of AG। क्या बात समझ में आती है? अब यहां पे ना एक चीज बड़ी अटपटी सी है बच्चों, एक चीज बहुत ही अटपटी सी है, समझना क्या। लॉ मेकर कहता है जी एनसीईआरटी के पास रिक्वेस्ट आएगी ना, वो सिर्फ तभी ऑर्डर कर सकती है, अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं करेगी। कैन नॉट इशू सच ऑर्डर सीओ मोटो। सीओ मोटो का मतलब तो आपको पता है ना, ऑन इट्स ओन मोशन, अपनी मर्जी से। अब ये चीज ना बड़ी ही अटपटी सी है, मुझे समझ नहीं आता क्यों। मतलब मेंबर रिक्वेस्ट लेके आएगा, मेंबर ने कहा जी एजीएम कंडक्ट नहीं हुई है, ऑर्डर पास कर दो, ठीक है जी ऑर्डर पास कर दिया, एजीएम बुलवा दी, बट अपनी मर्जी से ऑर्डर इशू करने का पावर दिया ही नहीं, पावर दी ही नहीं कंपनी लॉ बोर्ड, सॉरी कंपनी एक्ट में। ये बड़ी अटपटी सी चीज है बच्चों। अब ऐसा क्यों है, पता नहीं क्यों लॉ मेकर ने क्या सोच के ऐसा करा, भगवान जाने, बट ठीक है, अब जो है हमें तो वही पढ़ना है। उसने स्पेसिफिकली लिखा सेक्शन 97 में that if the AGM of company is not conducted, then any member may make a request to the NCLT to pass an order for conducting of AGM, and NCLT has powers to fix the time, date, place of AGM. It can also call for one person AGM कि भाई एक ही पर्सन की प्रेजेंस से एजीएम कंडक्ट वैलिड मानी जाएगी, कोरम की भी जरूरत नहीं है, एक ही पर्सन कोरम बना लेगा। बट मेंबर की रिक्वेस्ट से ही क्यों, खुद क्यों नहीं?
अगर एनसीएलटी को खुद पता चल जाता है कि उसने एजीएम नहीं करवाई तो वो खुद भी तो ऑर्डर इशू कर सकता है, बट वो पावर थी नहीं। ठीक है, जो है हम तो वही पढ़ेंगे, क्या बोल सकते हैं। कई बार लॉ में ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिसकी बहुत ही मतलब समझ लो ना, बिल्कुल ही उल्टी सीधी चीजें जिसकी कोई लॉजिकल सेंस निकलती ही नहीं है, बट क्या बोल सकते हैं। अच्छा बताना, मैं कह रहा हूं मेंबर ने रिक्वेस्ट नहीं दी, एक डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट दी है। कंपनी के किसी मेंबर ने कुछ नहीं बोला, बट एक डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर से कह रहा है भाई साहब एजीएम करा लो, पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 99 में, एजीएम करवा लो, एजीएम करवा लो। अब जी बाकी बोर्ड कह रहा है भाई छोड़ना देखी जाएगी। वो बेचारा डरता है, वो कह वो एक एप्लीकेशन लेके चला गया एजीएम को, भाई साहब और कोई तो करवाने का, कम से कम आप ही करवा दो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑर्डर पास कर दो एजीएम करवाने का। बताना क्या डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर एजीएम करवाई जा सकती है? अगेन आंसर इज नो। अगेन बहुत ही अटपटी चीज है, उन्होंने सिर्फ क्या मेंबर की रिक्वेस्ट पर ही पावर दी है। बहुत ही अटपटी चीज है बच्चों, बट ठीक है, जो है सो है। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, मेरी जो मेरा ओपिनियन है, वो एडवाइस है, वो ये है, यहां पर मेंबर की जगह कौन कौन होने चाहिए समझना। रिक्वेस्ट फॉर मेंबर, मेंबर की रिक्वेस्ट पर, रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर, सॉरी रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर, रिक्वेस्ट फ्रॉम डायरेक्टर, रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एज वेल, एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑफिसर। बच्चों कंपनी का कोई ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी का कोई एडवोकेट, लॉयर, वो सब भी तो रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं। एचआर मैनेजर, ठीक है ना, कोई एम्प्लॉय चला जाए उसकी रिक्वेस्ट भी सुननी चाहिए, और एनसीएलटी के पास सीओ मोटो पावर भी होनी चाहिए टू इश्यू द ऑर्डर फॉर कन्वीनिंग ऑफ एरिया। ठीक है ना, होना चाहिए, है नहीं अभी, बाद में कभी आएगा तो देखेंगे। चलें आगे। और लास्ट बात, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत बार बता चुका हूं भैया, कंपनी लॉ में सब कुछ बोल दिया, टाइम लिमिट दे दी, टाइम दे दिया, प्लेस दे दी, ऑब्जेक्टिव दे दिया, अब भी नहीं करवाई ना, तो फिर पेनल्टी, फिर आपको आपको रगड़ा जाएगा। पेनल्टी किस सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 99। देखना पेनल्टी क्या कहती है जी, पेनल्टी कहती है जी, पहले तो किस किस पर लगेगी वो देख लो। ऑन एवरी डायरेक्टर, एक सेकेंड, ऑन कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में डायरेक्टर ऑटोमेटिकली आ गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ गया, कंपनी सेक्रेटरी भी आ गया, कॉस्ट अकाउंटेंट भी आ गया, जो जो ऑफिसर उस डिफॉल्ट में शामिल था। कितने रुपए की पेनल्टी है ये समझ लो, ऑफ ₹1,00,000 एंड ₹5,000 पर डे फ्रॉम सेकेंड डे till the default continues, till the default continues। आप एक दिन लेट हुए, ₹1,00,000 की पेनल्टी दे, तो कौन कौन देगा? कंपनी अपने अकाउंट से, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग 1,00,000, कंपनी सेक्रेटरी अलग 1,00,000, कॉस्ट अकाउंटेंट अलग 1,00,000, डायरेक्टर्स अलग 1,00,000। और सेकेंड डे से ₹5,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, जब तक आप एजीएम करवा नहीं लेते। तो यहां हमारा एजीएम का टॉपिक होता है खत्म। 3 सेक्शंस रेलिवेंट है, सेक्शन 96, सेक्शन 97, सेक्शन 99। क्या बात समझ में आती है? पूरे इस टॉपिक को आप पढ़ लो, कोई भी डाउट हो फिर मैं अवेलेबल हूं आपके पास डाउट के लिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।